वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कालिदास पार्ट 2। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चलने लगती है। आधी मूवी तक भी ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे सस्पेंस के पर्दे हटने लगते हैं। दैट इज वेरी नाइस। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 7 साल पहले चेन्नई के हाई कोर्ट से, जहाँ पर नटराज नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर किसी के केस को लड़ रहा होता है और सारे सबूत उसके फेवर में प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट उस बंदे को बाइज्जत बरी कर देती है। मतलब उस बंदे पर जो एलिगेशंस लगे होते हैं वो सब कुछ झूठे होते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर मूवी के हीरो कालिदास को दिखाया जाता है। जब कालिदास कहीं पर जा रहा होता है तो उसी वक्त एक औरत कालिदास को कॉल करके मदद मांगने लगती है कि सर आप फटाफट से यहाँ पर आकर मेरी जान बचाइए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। कालिदास फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं। कालिदास इन लोगों को देखकर इनसे फाइट करने लगता है। वो लोग कालिदास को मार पीट कर जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। खैर जो भी हो, इन लोगों को इग्नोर करके कालिदास उस घर के अंदर जाता है उस औरत को बचाने के लिए। लेकिन शॉकिंगली वो औरत ऑलरेडी मर चुकी होती है। कालिदास उस औरत को बचा नहीं पाता, जिसकी वजह से ये बहुत मायूस होने लगता है। खैर दूसरी सीन में एक बहुत बड़े अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। उस अपार्टमेंट में गोकुल नाम के एक बंदे की फैमिली रहती है। उसकी बीवी, उसकी 3 साल की बच्ची मित्रा। इन्हीं की फ्लैट के सामने स्टीफन नाम का एक बंदा रहता है जो हमेशा उस गोकुल की फैमिली को ही देखता रहता है। दूसरे दिन वो बच्ची मित्रा अपार्टमेंट के गार्डन में अपने डॉगी खिलौने से खेलती रहती है। इस मित्रा को पप्पी से बहुत पसंद होती है और स्टीफन के पास भी एक छोटा सा पप्पी होता है। वो बच्ची मित्रा टहलते टहलते स्टीफन के पास आने लगती है। ये चीज ऑब्जर्व करके वो स्टीफन जानबूझकर अपने पप्पी के साथ अपने अपार्टमेंट पर जाने लगता है। अब पप्पी को देखकर वो बच्ची भी स्टीफन के पीछे पीछे जाने लगती है। वो स्टीफन लिफ्ट में आने के बाद लिफ्ट का दरवाजा ओपन ही रखता है मित्रा लिफ्ट के अंदर आने के लिए। उसी वक्त गोकुल अपनी बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ पर आकर मित्रा को अपने साथ ले जाता है और गोकुल को आता हुआ देख स्टीफन वहाँ से चला जाता है। खैर उसी अपार्टमेंट में एक लेडी सेक्रेटरी होती है। कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर आने वाला होता है तो ये सेक्रेटरी उसी की प्रिपरेशंस करवाती रहती है। मतलब कुछ प्रोग्राम्स, डांस वगैरह प्रिपरेशन करती रहती है। इस सेक्रेटरी की एक टीनेज लड़की भी होती है। इसका डिवोर्स होने के बाद अपनी बेटी के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गई। इस तरफ स्टीफन को कोई बंदा कॉल करके कहने लगता है कि मैं निकल रहा हूँ, तुम भी फटाफट से निकलो। सो यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये स्टीफन एक्चुअली एक लॉयर होता है। ये स्टीफन कोर्ट में आने के बाद स्पेशली एक बंदे को ऑब्जर्व करते रहता है। थोड़ी देर के बाद कालिदास भी किसी केस के सिलसिले में इसी कोर्ट पर आता है। तभी कालिदास और उसका कांस्टेबल पांडियन नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो पांडियन थोड़ा गुंडा टाइप का बंदा होता है। कालिदास यही सोचने लगता है कि पांडियन यहाँ पर है, जिसका मतलब कोई कांड करने वाला है। अब दूसरी तरफ स्टीफन जिस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था, वो बंदा जब कोर्ट से बाहर जा रहा होता है तो शायद पांडियन इस बंदे को किडनैप कर लेता है। रात होने के बाद वो स्टीफन अपनी गाड़ी लेकर किसी सुनसान जगह पर आता है तो शॉकिंगली इसकी गाड़ी की डिक्की में वही बंदा होता है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा था। इस बंदे को यहाँ पर लाकर स्टीफन बहुत मारने पीटने लगता है। वो बंदा भी कुछ कम नहीं होता। इसका हाथ मुंह बंधने के बावजूद भी स्टीफन से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। लेकिन फाइनली वो स्टीफन बहुत ही मुश्किल से इस बंदे को मार ही देता है। सुबह होने के बाद कालिदास को उस डेड बॉडी के बारे में पता चलने पर वहाँ पर आकर इंस्पेक्शन वगैरह करते रहता है। उसी वक्त वही स्टीफन कालिदास को कॉल करने लगता है। एक्चुअली कालिदास और उसकी बीवी का डिवोर्स होने वाला होता है। उसी के रिलेटेड स्टीफन कालिदास को कॉल करने लगता है कि सर कुछ पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। कालिदास इस स्टीफन को एक एड्रेस बताने लगता है कि तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं सिग्नेचर्स कर दूंगा। स्टीफन की बातों से हमको एक और बात पता चलती है कि वो जो नटराज है ना, उसका जूनियर होता है ये। थोड़ी देर के बाद वो स्टीफन मार्चुरी रूम के पास जाकर कालिदास से सिग्नेचर्स ले लेता है। यहाँ आने पर इसकी एक और वजह भी होती है। मतलब चेक करने के लिए आया होता है क्या पुलिस वालों को मेरे रिलेटेड कुछ सबूत मिला है या नहीं। लेकिन स्टीफन ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होता है। मार्चुरी से बाहर आने के बाद जो बंदा मरा होता है ना, उस बंदे के आदमियों को बहुत डांटने लगता है कि कोई दूसरा बंदा कोर्ट के अंदर आकर तुम्हारे आदमी को मार दिया तो तुम क्या उखाड़ रहे थे। सारा इल्जाम हम पुलिस वालों पर मत डालो, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही वो मर गया। उसके बाद स्टीफन वापस अपने अपार्टमेंट पर आता है। यहीं पर प्रसन्ना नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही अग्रेसिव किस्म का बंदा होता है। सामने वाले की गलती हो या ना हो हमेशा उस पर चिल्लाते रहता है। खैर उसके बाद दिसंबर 31 की नाइट को इनके अपार्टमेंट में जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम चलने लगते हैं। सारे लोग अपने अपने धुन में बिजी होते हैं, लेकिन वो स्टीफन उस मित्रा को ही ऑब्जर्व करते रहता है। वो बच्ची मित्रा स्टीफन के पास उस पप्पी को देखकर
स्टीफन के पीछे पीछे जाते हुए शायद उसके अपार्टमेंट के अंदर भी चली जाती है। बहुत देर के बाद मित्रा की माँ को मित्रा के बारे में याद आकर मित्रा को तलाश करने लगती है। जब मित्रा नजर न आने पर और भी कुछ लोग जमा होकर उस बच्चे की तलाश करने लगते हैं। वो सेक्रेटरी फटाफट से पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाती है। ऑफ कोर्स कालिदास यहाँ पर आता है। कालिदास 3 कांस्टेबल्स की मदद से यहाँ पर आकर गोकुल और उसकी बीवी को दिलासा दिलाने लगता है कि पहले आप लोग फिक्र मत करिए, छोटी बच्ची है, कहीं पर गई होगी या तो फिर कहीं पर छुप गई होगी। और इसी तरह अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम लोग आसपास के ड्रेनेज में जाकर चेक करिए, शायद वहाँ पर फंसी होगी। दूसरे कांस्टेबल से अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, शायद वो बच्ची अपार्टमेंट से बाहर गई होगी। हर एक एंगल से तलाश करने पर भी उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद 2 कांस्टेबल्स उस अपार्टमेंट के बैचलर्स के पास जाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं, उनकी फ्लैट की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में वो हेड कांस्टेबल स्टीफन के फ्लैट पर भी जाता है। ये कांस्टेबल स्टीफन को ऑलरेडी जानता होता है। पूछने लगता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टीफन कहने लगता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ। इस तरह से उस स्टीफन से थोड़ी बहुत बातचीत करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कालिदास उस गोकुल के फ्लैट पर आता है। यहाँ पर ऑलरेडी वो डॉक्टर प्रसन्ना बैठा होता है। उस कालिदास को बहुत कुछ सुनाने लगता है कि तुम लोगों को काम करना नहीं आता, एक छोटी सी बच्ची की तलाश नहीं कर पाए, वो कहाँ पर गई ये आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं डीएसपी सर से ही बात कर लूंगा। कालिदास अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से कहने लगता है कि मुझे थोड़ा छोटे बच्चों से बात करनी है, शायद उन्होंने उस मित्रा को देखा होगा। सेक्रेटरी भी कहने लगती है, ठीक है सर, मैं इसके अरेंजमेंट्स करवाती हूँ। दूसरे सीन में वैष्णवी नाम की एक एसीपी को दिखाया जाता है। वो हायर ऑफिसर वैष्णवी को कॉल करके उसी मित्रा के केस के बारे में बताते हुए उस केस को डील करने के लिए कहता है। वहाँ पर ऑलरेडी कालिदास है, बस तुम वहाँ पर जाकर तुम दोनों इस केस को सॉल्व कर दो। सो वैष्णवी फटाफट से उस अपार्टमेंट के पास आती है। दूसरी तरफ कालिदास अपार्टमेंट के सारे बच्चों को किसी जगह पर इकट्ठा करके उसी मित्रा के बारे में पूछताछ करते रहता है कि लास्ट टाइम मित्रा बच्ची को किसने देखा, वो किसके साथ गई थी। तभी वो वैष्णवी यहाँ पर आकर कालिदास को हल्के से डांटने लगती है कि रात के 12:30 बज रहे हैं और तुम इन बच्चों को जगाकर पूछताछ कर रहे हो। फटाफट से उन बच्चों को उनके घर के पास भेज दो, कल सुबह इंक्वायरी कर लेंगे। बाद में कालिदास वैष्णवी को केस के डिटेल्स बताने लगता है। वैष्णवी दोबारा इसको हल्के से डांटने लगती है, अरे तुम्हारे पास ज्यादा टीम नहीं और कुछ लोगों को बुला लेते। कालिदास भी कहने लगता है कि मैडम न्यू ईयर का मौका है, काफी सारे लोग दूसरी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं। वैष्णवी अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके ज्यादा फोर्स के बारे में पूछने पर वो हायर ऑफिसर उल्टा इसको डांटने लगता है कि एक छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए क्या मैं तुमको सारी बटालियन दे दूं? जो है उससे काम चलाओ यार। उसके बाद जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे लोग सारे अपार्टमेंट का कोना कोना ढूंढने लगते हैं। वैष्णवी इनकी मदद करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स को भी जमा करने लगती है। बहुत तलाश करने के बाद किसी बंदे को झाड़ियों में कुछ नजर आने पर फटाफट से पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है। वहाँ जाकर देखने पर यह बात पता चलती है कि स्टीफन के पास जो पप्पी होता है ना, वो पप्पी मर चुका है और उसके गले में वही तागा होता है जो मित्रा अपने पप्पी के साथ खेल रही थी, वही टॉय के साथ। वैष्णवी कालिदास से कहने लगती है कि मरा हुआ कुत्ता किसका है ये फाइंड आउट करो, शायद वो लोग मित्रा के बारे में कुछ जानते होंगे। कालिदास वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है क्या इस अपार्टमेंट में कोई बंदा है जो कुत्तों के बारे में जानता है। तो सिक्योरिटी गार्ड एक बंदे के बारे में बताने लगता है कि उसके पास भी एक कुत्ता है, वो हर एक कुत्ते के बारे में जानता है, मतलब किसके पास कौन सा ब्रीड का कुत्ता है, सब कुछ उसको आइडिया है। इस तरह से ये लोग उस बंदे के पास जाकर मरे हुए कुत्ते की फोटो दिखाकर पूछने पर वो बंदा एक फ्लैट का नंबर बोलने लगता है कि मैंने ऐसे ही एक कुत्ते को इनके पास देखा था। वो फ्लैट का दरवाजा तो लॉक में होता है, लेकिन कालिदास ये दूर करता है कि फ्लैट के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर फ्लैट के अंदर कुछ लड़का लड़की गांजा फूक रहे होते हैं, फुल नशे में धुत होते हैं और उसी अपार्टमेंट में नशा भी उगा रहे होते हैं। फ्लैट की तलाशी लेने पर शॉकिंगली इनका कुत्ता इनके पास ही होता है। तभी एक पुलिस वाला जो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक रहा होता है वो एक बात को नोटिस करके कालिदास को बताने लगता है कि मरा हुआ कुत्ता स्टीफन नाम के एक बंदे के पास भी था। कालिदास कांस्टेबल से पूछने लगता है कि आपने उस स्टीफन से पूछताछ नहीं किया। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर वो तो नटराज सर का जूनियर है, बस थोड़ा बहुत पूछताछ किया मैंने, ज्यादा नहीं। यह सुनने के बाद वैष्णवी उस कांस्टेबल को डांटने लगती है कि आपको ढंग से ड्यूटी करनी नहीं आती। जब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं हो जाता सारे लोग सस्पेक्ट की लिस्ट में ही आते हैं। ये लोग फटाफट से स्टीफन के फ्लैट पर जाने पर फिलहाल स्टीफन अपने फ्लैट में मौजूद नहीं होता। पता चलता है कि फिलहाल स्टीफन चर्च पर गया है। वैष्णवी और कालिदास फटाफट से उस चर्च के पास जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कुमार नाम का एक पुलिस वाला इस स्टीफन को अपने साथ ले जाता है गाड़ी में बिठाकर। ये देखकर वैष्णवी और कालिदास फटाफट से उनकी गाड़ी को रोककर उस कुमार से कहने लगते हैं कि उस स्टीफन को हमारे हवाले कर दो। पहले तो वो पुलिस वाला नहीं मानता, एक्चुअली दूसरे केस में स्टीफन को कहीं पर ले जा रहे होते
हैं थोड़ा पूछताछ वगैरह करने के लिए। थोड़ी देर के बाद हायर ऑफिसर उस कुमार को कॉल करके बोलने पर स्टीफन को वैष्णवी के हवाले कर देता है। उसके बाद वैष्णवी इस स्टीफन से काफी सारे सवालात पूछने लगती है, लेकिन ये स्टीफन अपना मुंह ही नहीं खोलता, चुपचाप बैठा रहता है। उसी वक्त उस अपार्टमेंट की सेक्रेटरी इन पुलिस वालों को बुलाने लगती है कि सर आप लोग फटाफट से बाहर आइए, ये देखिए। सो पुलिस वाले फटाफट से वहाँ पर जाने पर वो नजारा देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब उस अपार्टमेंट की थोड़ी दूरी पर एक छोटे से बैग में उस बच्ची की लाश होती है, मित्रा की लाश। ये देखकर मित्रा के पेरेंट्स तो बहुत फुट फुट के रोने लगते हैं। इस तरफ स्टीफन के पास उस मित्रा की डॉल होती है। स्टीफन उस डॉल को कहीं दूर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले स्टीफन के पास आकर इसको मार पीट कर मित्रा के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। तभी उन लोगों के पास वो एडवोकेट नटराज आता है। वैष्णवी से कहने लगता है कि लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये स्टीफन मेरा जूनियर है, मित्रा के मरने का और उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वैष्णवी भी कहने लगती है कि सर इस केस में यही स्टीफन प्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। नटराज कहने लगता है कि आपको स्टीफन के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं ना, तो फिर आप इससे पूछताछ कैसे कर सकते हो? आपने कैसे मान लिया कि इस केस में यही प्राइम सस्पेक्ट है? यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि 7 साल पहले नटराज ने जिसका केस लड़ा था वो स्टीफन का केस ही था। मतलब स्टीफन के ऊपर एक छोटी बच्ची का आरएपी का केस चल रहा था, तो नटराज ने उस केस से स्टीफन को बचा लिया। इसी दरमियान में वो स्टीफन एलएलबी की पढ़ाई करके ये लॉयर बन गया। सो वैष्णवी यही बात कहने लगती है कि इससे पहले भी इस स्टीफन के ऊपर आरएपी का केस चला था। नटराज कहने लगता है कि उस केस में स्टीफन बाइज्जत बरी हो गया। इस केस के बारे में आप बात करिए, क्या इस केस में आपको इसके खिलाफ कोई सबूत मिला? अगर मिला है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, हम वहाँ पर देख लेंगे। इस तरह से नटराज स्टीफन को अपने साथ ले जाता है। दूसरे दिन वो वैष्णवी उस एसआई कुमार को ही अपने पास बुलाकर स्टीफन को फॉलो करने के लिए कहती है। कालिदास वैष्णवी के पास उस मित्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट के हिसाब से उस मित्रा पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये भी कहने लगता है कि मैडम मुझे नहीं लगता कि ये काम स्टीफन का हो सकता है, क्योंकि मैं भी उस स्टीफन को अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन वैष्णवी अभी भी उसी स्टीफन पर ही शक करती रहती है। वैष्णवी यही बात अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर कहने लगती है, लेकिन इसका हायर ऑफिसर भी यही बात कहने लगता है कि तुम अपना फोकस स्टीफन से हटाकर इस केस पर रखो। अगर तुमने गलती से भी दोबारा उस स्टीफन को गिरफ्तार किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। वहाँ से बाहर आकर कालिदास और वैष्णवी इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। वैष्णवी कहने लगती है कि पता नहीं तुम लोग उस स्टीफन को क्यों बचाने के चक्कर में हो। कालिदास कहने लगता है कि मैडम कोई भी स्टीफन को नहीं बचा रहा, बस हमें ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी वक्त यहाँ पर उस अपार्टमेंट की सेक्रेटरी आती है कुछ बताने के लिए। इन दोनों से कुछ बात करने वाली होती है, तो तभी इस बंदी को किसी के साइड से कॉल आने पर उससे साइड में जाकर बात करने लगती है। बाद में कालिदास इस बंदी से पूछने लगता है, क्या मैडम आपको कुछ प्रॉब्लम है? यह बंदी कहने लगती है कि सर वहाँ पर रहने के लिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मेरी भी एक बेटी है और स्टीफन अभी भी खुलेआम घूम रहा है। कालिदास और वैष्णवी इस बंदी को समझाने लगते हैं, क्या फिक्र मत करिए। वो बंदी कहने लगती है कि एक्चुअली मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि उस रात मेरी बेटी ने मित्रा को देखा था। मतलब मित्रा और स्टीफन लिफ्ट में मौजूद थे। इसी बातों में दोबारा इसको कोई कॉल करने पर यह बंदी बहुत रोने लगती है। पता चलता है कि इस सेक्रेटरी की जो बेटी है ना, उसकी फ्रेंड स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। यह जानने के बाद कालिदास और वैष्णवी उसके साथ साथ अपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन अपार्टमेंट वाले पुलिस वालों को अंदर आने नहीं देते। स्पेशली वो प्रसन्ना नाम का एक डॉक्टर यही बात कहने लगता है कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से एक और लड़की की जान गई। वो सेक्रेटरी उस लड़की के लाश के पास आकर बहुत रोने लगती है। कालिदास उस गोकुल को थोड़ा बाहर बुलाकर यही बात कहने लगता है कि तुम ही उन लोगों को समझाओ, अगर वो लोग हमारा कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो केस कैसे सॉल्व होगा। वैष्णवी उस कुमार को कॉल करके स्टीफन के बारे में पूछने लगती है। उस वक्त स्टीफन किसी थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा होता है, उसी को ऑब्जर्व करते रहता है ये कुमार। थोड़ी देर के बाद वो स्टीफन थिएटर से उठकर बाहर जाने लगता है। वो पुलिस वाला कुमार भी बाहर आकर ही बात सोचने लगता है कि अचानक से बाहर क्यों आ गया। उसी वक्त थिएटर में की सारी पब्लिक बाहर भागने लगती है। इस कुमार को शक होकर फटाफट से दोबारा उस थिएटर के अंदर जाता है, तो शॉकिंगली वहाँ पर एक बंदे की लाश पड़ी होती है। वो स्टीफन किसी ब्रिज के पास आकर शायद हथियार को पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद कालिदास उस थिएटर के पास आता है। उस एसआई कुमार की बातों से इसको ये बात पता चलती है कि वो स्टीफन कहीं दूर बैठा था और हत्या कहीं और हुई। मतलब स्टीफन के और मरे हुए बंदे के बीच काफी सारा डिस्टेंस था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वैष्णवी दोबारा उसी स्टीफन को हिरासत में लेती है। जब पुलिस वाले स्टीफन को घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो सारे लोग स्टीफन को गालियां देने लगते हैं। ये बात उस हायर ऑफिसर को पता चलने पर वैष्णवी को डांटने लगता है
कि मैंने जिस काम से मना किया तुमने वही किया। वैष्णवी भी कहने लगती है कि सर मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, लेकिन स्टीफन के खिलाफ एविडेंस ना होने की वजह से उसको दोबारा छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ कालिदास वैष्णवी से यही बात कहने लगता है कि मैडम मुझे लगता है कि हम स्टीफन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस केस को दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। लेकिन वैष्णवी यही बात कहने लगती है कि दास 7 साल पहले उस स्टीफन ने एक माइनर लड़की के साथ अत्याचार किया, वो जेल गया था। दूसरी साइड नटराज होने की वजह से वो स्टीफन बाइज्जत बरी हो गया। अब तुम ही सोचो, स्टीफन जिस अपार्टमेंट में रहता है उसी अपार्टमेंट में वो मित्रा मर गई और इसी तरह उस मित्रा को फॉलो भी कर रहा था वो। कालिदास कहने लगता है कि मैडम अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि 7 साल पहले स्टीफन ने उस लड़की के साथ अत्याचार नहीं किया तो आप स्टीफन के बारे में सोचना बंद कर दोगे ना। पुराने केस के डिटेल्स हासिल करने में मैं आपकी मदद करूंगा। इस तरह से कालिदास दूसरे दिन उस नटराज से मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि सर 7 साल पहले स्टीफन को सजा हुई थी ना एक केस में, उस लड़की के डिटेल्स चाहिए मुझे। हालांकि विक्टिम्स के डिटेल्स रिलीज करना मना होता है क्योंकि वो लड़की माइनर थी और फिलहाल इस केस में स्टीफन को बचाने के लिए उसके डिटेल्स पूछने लगता है। सो नटराज भी कालिदास को उस केस के डिटेल्स दे देता है। थोड़ी देर के बाद कालिदास और वैष्णवी गोकुल की बीवी के पास आते हैं। शॉकिंगली 7 साल पहले स्टीफन रिलीज होने के पीछे इसी गोकुल की बीवी का हाथ होता है, मतलब इसकी बयान की वजह से ही स्टीफन रिलीज हुआ था। सो गोकुल की बीवी इन दोनों को जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली बहुत सालों पहले गोकुल की बीवी और स्टीफन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उस वक्त ये कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। चुप चुप के मुलाकातें करते, फ्यूचर प्लानिंग करते। एक रात उस गोकुल की बीवी स्टीफन को एक गिफ्ट देने लगती है और वो भी अपने फादर से छुप छुप के। थोड़ी देर के बाद गोकुल की बीवी ये देखती है कि वहाँ के कुछ लोग इस स्टीफन को मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। उनका कहना यह होता है कि स्टीफन ने एक बच्ची के साथ अत्याचार किया। गोकुल की बीवी का यही मानना था कि उस लड़की का अत्याचार स्टीफन ने नहीं किया। कोर्ट में जाकर बयान देने को चाहा इसने, लेकिन उस वक्त इसकी उम्र भी 17 साल होने की वजह से इसके घर वाले कोर्ट पर जाने नहीं दिया। हमने उस शहर को भी छोड़ दिया, लेकिन बाद में पांड्या नाम का एक बंदा मुझे कांटेक्ट करके स्टीफन के बारे में बताया। उसके बाद मैं नटराज सर की मदद से कोर्ट में जाकर बयान देने पर स्टीफन छूट गया। पांडियन का नाम सुनते ही दास शॉक में रह जाता है कि एक गुंडे ने स्टीफन की मदद की। गोकुल की बीवी यही बात कहने लगती है कि सर स्टीफन ने मित्रा के साथ कुछ भी नहीं किया होगा, ये मेरा पक्का यकीन है। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि स्टीफन इसी अपार्टमेंट में रहता है। स्टीफन मुझे देखने के लिए ही इस अपार्टमेंट में फ्लैट लिया। उसी रात ये दोनों उस पांडियन के पास जाते हैं स्टीफन के बारे में पूछने के लिए। पांडियन इन दोनों को कुछ और शॉकिंग सच्चाइयाँ बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर 3 बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से 2 बंदों को स्टीफन मार चुका होता है। एक रात ये तीनों फुल दारू पीकर किसी जगह पर जाकर सुसु कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक माइनर बच्ची गुजरने लगती है। ये तीनों ऑलरेडी नशे में होते हैं, उस बच्ची के साथ अत्याचार करने लगते हैं। एट द सेम टाइम गोकुल की बीवी स्टीफन को गिफ्ट देने पर स्टीफन उसी रास्ते से गुजरने लगता है। उस बच्ची को देखकर जब स्टीफन मदद कर रहा होता है तो उस एरिया के लोग इस चीज को गलत समझकर इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब वो पांडियन उसी जेल में था। स्टीफन और इस पांडियन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। बाद में वो एडवोकेट नटराज स्टीफन के केस को स्टडी करके इसको बाहर निकाल लिया। प्रेजेंट डे पर वैष्णवी पांडियन से पूछने लगती है तो फिर उन दोनों बंदों को किसने मारा। पांडियन सच नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि उन दोनों ने जो पाप किया उसकी सजा मिली। उसके बाद वो एसआई कुमार वैष्णवी के पास आकर स्टीफन के बारे में बताने लगता है कि वो स्टीफन किसी चर्च पर है और मैडम मुझे लगता है कि वो स्टीफन किसी को फॉलो कर रहा है। कालिदास और वैष्णवी फटाफट से उसी चर्च के पास जाते हैं। एक्चुअली वो स्टीफन उसी तीसरे बंदे को फॉलो करते हुए इस चर्च के पास आया होता है जिसने कुछ सालों पहले बच्ची के साथ अत्याचार किया। इसी दरमियान में उस चर्च की लाइट थोड़ी देर तक ऑफ होती है। जब दोबारा ऑन होती है वो जो गुंडा होता है ना वो गायब हो चुका होता है यहाँ से। मतलब पांडियन की गैंग यहाँ पर आकर इस बंदे को ऑलरेडी किडनैप कर चुके होते हैं। जब स्टीफन भी वहाँ से जा रहा होता है तो कालिदास स्टीफन को रोकने लगता है। स्टीफन इस कालिदास से ही फाइट करने लगता है, लेकिन कालिदास बहुत ही मुश्किल से स्टीफन को कंट्रोल करके समझाने लगता है कि नटराज सर ने तुमको एक नई लाइफ दी, अब तुम इस लाइफ को दोबारा बर्बाद करना चाहते हो। वो वैष्णवी ऑलरेडी तुमको अंदर करने के चक्कर में है, समझा करो यार। और स्टीफन उस रात क्या हुआ वो कालिदास को बताने लगता है। जब सारे लोग पार्टी में बिजी थे तो वो बच्ची मित्रा स्टीफन के फ्लैट पर आई। मित्रा को अपने पास देखकर स्टीफन बहुत खुश होने लगता है। स्टीफन ने अपने पप्पी को इस मित्रा को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ उसको पता नहीं। जब पुलिस वाले उस बच्ची को ढूंढ रहे थे तो ये भी ढूंढ रहा था, तो उसी किसी जगह पर इसको मित्रा का टॉय नजर आया। उसी टॉय के पास
हल्क का मास्क भी मिला था इसको। प्रेजेंट डे पर ये दोनों उसी अपार्टमेंट के पास आकर दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, मतलब उस पार्टी के दिन का। वो जो डॉक्टर होता है ना प्रसन्ना, उसने हल्क का मास्क पहना हुआ था। कालिदास उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके प्रसन्ना के बारे में पूछने लगता है, क्या प्रसन्ना अपार्टमेंट में है? वो बंदा कहने लगता है, हाँ सर है। कालिदास फोन कट करने के बाद वही गार्ड उस प्रसन्ना को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि सर पुलिस वाले आपके बारे में पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर के बाद कालिदास और वैष्णवी इसी अपार्टमेंट के पास आते हैं तो इन्हीं आंखों के सामने वो प्रसन्ना ऊपर से नीचे जंप लगाकर मर जाता है। दूसरे सीन में हमको ये बात पता चलती है कि वो जो पांडियन है ना, उसने उस तीसरे बंदे को भी मार दिया। एट द सेम टाइम कालिदास और वैष्णवी उसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं तो कालिदास को उस सेक्रेटरी की बातें याद आने लगती है। मतलब उस दिन वो सेक्रेटरी कालिदास और वैष्णवी के पास आई थी कुछ बताने के लिए, लेकिन ये कह दिया कि इसकी बेटी ने स्टीफन और मित्रा को लिफ्ट में देखा। लेकिन स्टीफन का कहना था कि मित्रा खुद पप्पी के पीछे पीछे इसके फ्लैट पर आई। कालिदास उस सेक्रेटरी को कॉल करके उसका एड्रेस पता करके उसके पास जाता है। फिलहाल ये औरत अपने फादर के घर पर होती है अपनी बेटी के साथ। सो कालिदास के मन में जो सवाल है वही सारे सवाल इससे पूछने लगता है। तो ये औरत कुछ शॉकिंग बातें कालिदास को बताने लगती है। पार्टी वाली रात इस सेक्रेटरी की बेटी और उसकी फ्रेंड टेरेस के ऊपर गए वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। उसी टेरेस पर जो गांजा फूक रहा होता है ना, वो बंदा होता है। इसके पास भी वही पप्पी होता है जो स्टीफन के पास था। तो वो बंदा उन दोनों लड़कियों से हल्के से छेड़खानी करने लगता है। वो दोनों लड़कियां नीचे आकर यही बात उस सेक्रेटरी को बताने लगते हैं। उस वक्त वो बच्ची मित्रा स्टीफन का पप्पी लेकर वापस जा रही होती है। अब ये सेक्रेटरी यही समझने लगती है कि ये पप्पी उसी गांजा फूकने वाले बंदे का है। इस तरह से टेरेस पर जाकर उस पप्पी को ऊपर से नीचे गिरा देती है। वो बच्ची मित्रा उस पप्पी को पकड़ने के चक्कर में ये भी नीचे गिर जाती है। उसके बाद इस सेक्रेटरी पर शक ना हो एक बैग में पैक करके कहीं दूर फेंक देती है। इस हादसे के बाद उस सेक्रेटरी की बेटी की जो फ्रेंड होती है ना, वो बहुत डरती रहती है। ये बात कहने लगती है कि मैं पुलिस के पास जाकर सच बता दूंगी। बात बाहर ना आए वो सेक्रेटरी इस लड़की को भी मार देती है पानी में डुबाकर। उस प्रसन्ना को भी इसी ने मारा था क्योंकि पार्टी वाले दिन इस प्रसन्ना ने अपना हल्क मास उस सेक्रेटरी को दिया था। रिसेंटली इसी के बारे में पूछने के लिए जब टेरेस पर आया तो इसको ऊपर से धक्का देकर मार दिया। प्रेजेंट डे पर ये सेक्रेटरी कहने लगती है कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं भी आई। इस तरह से अंदर जाकर अपने आप को और अपनी बेटी को आग लगा देती है आत्महत्या करने के लिए। कालिदास दरवाजा तोड़ के अंदर जाके उसकी बेटी को बचा लेता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद वो स्टीफन कालिदास को कॉल करके एक और सच बात बताने लगता है। मतलब मित्रा के पास जो डॉल होता है ना, उस डॉल के अंदर एक रिकॉर्डर होता है। उस रिकॉर्डर से इसको ये बात पता चलती है कि पप्पी को ऊपर से नीचे फेंकने वाली वो सेक्रेटरी नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है। मतलब उस गांजा वाले बंदे ने इन दोनों लड़कियों को तंग किया ना, तो मित्रा के पास स्टीफन की पप्पी होती है। तो सेक्रेटरी की बेटी ने उस पप्पी को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तो मित्रा उस पप्पी को पकड़ने के चक्कर में वो भी नीचे गिर गई थी। उसके बाद वही बच्ची एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। वो सेक्रेटरी अपनी बेटी को बचाने के लिए कालिदास से झूठ कहा कि सारे गुनाह इसी ने किया। इस लड़की को बचाकर कालिदास बहुत अफसोस करने लगता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।